बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, पंजाब और सिंध में इंतखाबी अमल के बाद हुकूमत साजी का अहम तरीन मरहला आज मुकम्मल हो गया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा पाकिस्तान और पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हो गई। भारी अक्सरियत से उन्हें वोट पड़े। 220 अरकान असम्बली ने इनके हक में वोट डाला, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब साहब को कोई वोट नहीं पड़ा, क्योंकि अपोजिशन ने इस जबूरी अमल का बायकॉट किया। जबकि इससे कबल पंजाब के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और 96 के करीब वोट भी हासिल किए थे। अपने पहले खिताब में मरियम नवाज शरीफ साहिबा का यह कहना था कि आज से ही, जब से वो मुंतखब हुई हैं, जो मंशूर पेश किया गया था उस पर अमल दरामद शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी होती कि आज के इस जबूरी अमल में अपोजिशन भी होती है, और जब वो तकरीर कर रही होती उनके बकौल और वो अपोजिशन उसमें शोर शराबा कर रही होती, तो उन्होंने कहा मुझे खुशी महसूस होती। उन्होंने कहा कि उनके दिल में किसी के खिलाफ कोई इंतकाम नहीं है। अपोजिशन को साथ चलने की भी दावत दी। साथ में उनका कहना था कि जिन्होंने उन्हें वोट नहीं भी दिए वो उनकी भी वजीर आला हैं उतनी ही जितनी जिन्होंने उनको वोट दिए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने पंजाब में जो मंशूर के मुताबिक तारीखी इक़दाम हैं उन्हें उठाने का भी ऐलान कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि उनकी तकरीफ हल बर्दारी भी हुई, जिसमें नवाज शरीफ साहब और नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे। और एक तरह से मुल्क की तारीख में ये पहला मौका है कि खातून पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की वज़ीर आला मुंतखब हुई हैं। और हमने ये भी देखा है कि जब से उनका इंतखाब हुआ है उसके बाद से वो हमें मुतहरिक भी नज़र आ रही है। दूसरी जानिब सिंध की बात करें, साद अली शाह साहब तीसरी मरतबा वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। उनको 112 वोट पड़े, जबकि उनके मदे मुकाबिल MQM पाकिस्तान के अली खुर्शीदी साहब को 36 वोट पड़े। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में भी यही तनासुर रहा था। अवैस कादिर शाह साहब स्पीकर मुंतखब हुए थे, जबकि MQM पाकिस्तान के जो उम्मीदवार थी सूफिया साहबा उन्हें 36 वोट पड़े थे। इस मौके पर सैयद मुराद अली शाह साहब का यह कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अच्छी हुकूमत सिंध की कारकर्दगी पे लोगों ने उन्हें पिछले इंतखाब की निस्बत ज़्यादा सीटें दी हैं। अलबत्ता कौमी सतह पे उनका ये कहना था कि जो उनकी प्रिडिक्शन थी कि उन्हें सबसे ज़्यादा सीटें मिलेगी, तो ऐसा कारकर्दगी दिखाएंगे इन 5 सालों में कि 100 के से ज़ायद पीपल्स पार्टी सीटें कौमी असम्बली की निकाल लेगी। इन नुकात पर गुफ्तगू करेंगे। फिर कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से भी मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। ज़ाहिर बात है निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से सदर मुमलिकत को समरी असार कर दी गई है। इंतखाब के 21 रोज़ तक जो है ये इजलास बुलाना होता है और तवक्को यही है कि रवां हफ्ते इजलास बुला लिया जाएगा। अगरचे सदर साहब की जानिब से अभी तक समरी पर दस्तखत नहीं हुए, ताहम दूसरी जानिब ये भी मीडिया इतलात के मुताबिक जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उन्होंने 29 फरवरी को इजलास बुलाने का फैसला किया है। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चलते चलते बताते चलें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो मखसूस नशिस्तें हैं उस हवाले से कल ओपन समात का फैसला किया। नुकात में हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले से हमें ज्वाइन कर रहे हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, साबिक वफाकी वजीर और मुस्लिम लीग नवाज के मरकज़ी रहनुमा। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सच के लिए वक्त निकालने का। सर, पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज के आज से इक़्तिदार का आगाज हो गया है। भारी अक्सरियत आपको मिली। एलाइज पीपल्स पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और PMLQ भी शामिल थी। मरियम नवाज साहब ने इक़दाम उठाने का ऐलान किया और उनका मुकाबला अपने वालिद और चचा की सूबाई हुकूमतों से है। क्या कहेंगे सर, कौमी सतह के इलेक्शन में धचका लगा था पंजाब में नून लीग को, बिलखसूस आपका गुजरांवाला में भी। अब इस हुकूमत से आपके पास ये चांस है कि उसको रिडीम कर सके? जी, मुस्लिम लीग नून का आगाज भी पंजाब में 1985 से हुआ था, जहां फिर 90 तक वजीर आजम उस बाद में जो बने नवाज शरीफ साहब वजीर आला थे, और वहां से पार्टी की बुनियाद रखी गई, जो फिर 93 में बाकायदा मुस्लिम लीग नून बनकर सामने आई। तो एक अमल जिसका आगाज पंजाब से हुआ था। हम आप देख लें 30 साल बाद भी पार्टी बने हुए हो गए हैं। तो 31वें साल हम वहीं आए हैं जहां से आगाज किया था, और एक नई सदी है, नए वोटर हैं, उन तक पहुंचने के तरीके बदल गए हैं। तो लिहाजा मरियम नवाज साहब एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अभी ये सवाल का जवाब नहीं आया कि ये जो 1/3 वोटर जिन्होंने जो आज़ाद उम्मीदवारों को वोट दिया है, या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अब जो बन गई है, उन्होंने किस चीज को वोट दिया है। क्या उन्होंने तरक्की को वोट दिया है? क्या उन्होंने मुफ्त दवाइयों की तरसील को वोट दिया है? वो क्या चाहते हैं?
लिहाजा उसका बेहतरीन जवाब जो है आज मरियम नवाज साहिबा ने अपनी तकरीर में दिया। बल्कि मैं पूरी कार्रवाई में सूबाई असम्बली पंजाब में मौजूद था, तो लिहाजा उसका 1 मिनट मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो उन्होंने जवाब यही दिया है कि मुस्लिम लीग नून का जो एजेंडा है वो हमेशा की तरह ह्यूमन डेवलपमेंट है, तरक्की है, सूबे की बेहतरी है, और उसी के जरिए वो फिर पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में एक मिसाल कायम करना चाहेंगी कि भाई मुस्लिम लीग नून का ये एजेंडा है, हम ये करने की सलाहियत रखते हैं, और हमें अगर कौमी सतह पर मौका दिया जाएगा तो हम इस पूरी कौम को इस तरह डिलीवर करेंगे। तो एक बड़ी भारी जिम्मेदारी भी मुस्लिम लीग नून को 21वीं सदी में आगे लेकर जाने की मरियम नवाज साहबा के कंधों पर आज आ गई। सर ये भी जानना चाहूंगा, ऑपोजिशन ज़ाहिर बात है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमियाती याफ्ता उम्मीदवार इसमें शामिल हुए हैं, उन्होंने इस प्रोसेस का बायकॉट किया और उन्होंने कहा चूंकि आप पंजाब असम्बली मौजूद थे, जो हम प्रोसीडिंग्स देख रहे थे, उन्होंने कहा पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे नहीं बोलने दिया। आपसे मैं अगर पूछ पाऊँ, आप समझते हैं कि बेहतर होता कि अगर उनको भी बुला लिया जाता और प्रोसेस का हिस्सा बना लिया जाता, जैसे पंजाब असम्बली के स्पीकर डिप्टी स्पीकर के प्रोसेस में वो मौजूद थे? जी, और ये पूरी कोशिश की गई। पहली अच्छा। बात ये है कि जो आइन का आर्टिकल 130 है, उसकी शिक 3 बड़ी वाज़े है कि जिस दिन कायदे ऐवान का इंतखाब होना होता है, उस दिन लिखा है, आइन के अंदर लिखा है कि डिबेट नहीं होगी। विदाउट डिबेट दे हैव टू इलेक्ट। लिहाजा ये बात स्पीकर साहब ने उन अरकान को समझाई। उन्होंने कहा कि एक दफा इंतखाब का अमल पूरा हो जाएगा तो हम फिर आपको पूरा मौका देंगे। उन्हें बाइकआउट किया, और 2 दफा ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून के बल्कि स्पीकर साहब ने जो दूसरी हमारी एलाइड जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है, काफ लीग है, दूसरे आईपीपी है, उन सब के अरकान को भी इकट्ठा करके भेजा कि उनको बुलाया जाए, और 2 दफा वो लोग गए उनको बुलाने के लिए। दूसरी दफा जब उनको भेजा गया मुसालियती टीम को, तो कुछ अरकान ऑपोजिशन के वापस भी आए, लेकिन उनको फिर चंद मिनट बाद उनके जो दोस्त थे उन्होंने बुला लिया गया, और उसके बाद फिर जो सारा प्रोसेस है आइन के तहत वो मुकम्मल हुआ, घंटियां बजी, ठीक। दरवाजे बंद हुए, और इंतखाब। लिहाजा आज जो है ऑपोजिशन के पास बड़ा अच्छा मौका था कि ना सिर्फ वो मुकाबला करते, बल्कि मरियम नवाज साहबा की तकरीर के बाद उनको मौका मिलना था, अगर वो वहां मौजूद होते, कि वो अपना जो नुक्ता नजर है वो बयान करते। उनके जब इंतखाब हो जाएगा तो फिर तो वो जो आईनी लॉक लगा हुआ है डिबेट के ऊपर वो खुल जाता, तो वो खुलकर बात करते और जितनी तवील तकरीर करना चाहते वो करते, लेकिन उन्होंने मौका गवा दिया। तो हमारी आने वाले दिनों में भी उनसे ये तवक्को है कि आप जबकि मुख्तलिफ मराहल आएंगे, बजट का मरहला आएगा, जी। तो बॉयकॉट और जो शोर के बजाय वो आकर एक कौम को ये बताएंगे कि उनके जहन में क्या एजेंडा है, जिसकी बुनियाद पर, क्योंकि अभी तक जो एजेंडा है जिसकी बुनियाद उनको वोट मिले हैं आजाद अरकान को, वो तो वाजे नहीं है। वो तो सिर्फ एक मनफी एजेंडा है कि किसी चीज के खिलाफ वोट डले हैं। लेकिन जो मुस्बत बात, आप घूमते बन गए, तो उन्होंने तो मुस्बत बात करनी है कि जी हम दवाइयां देंगे, जिस तरह मरियम बीबी ने कहा, जी। हम एयर एम्बुलेंस देंगे, हम नौजवानों के लिए प्रोग्राम शुरू करेंगे। अगर उनके पास इससे बेहतर कोई एजेंडा है तो कौम के सामने लेकर आए और एक जमहूरी मुकाबला करें। सर मखसूस नशस्तों के हवाले से बताया गया, खुर्रम साहब आप कौमी असम्बली में के मेंबर भी रहे, मुतअद्दिद बार फेडरल मिनिस्टर भी रहे, मखसूस नशस्तों के पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जो शामिल हो गए हैं, उनका ये कहना है कि जो उनका राइट उन्हें मिलनी चाहिए, और पंजाब में भी ज़ाहिर बात है उनकी नशस्तें बनती हैं। अब कौमी असम्बली का शायद इजलास इसलिए नहीं तलब किया जा रहा कि खबरें यही हैं कि सदर साहब का भी कहना है कि हाउस कंप्लीट नहीं है। तो आप समझते हैं, कल वैसे ओपन समात भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, कि इनसे अगर हाउस कंप्लीट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर हो? जी, मैं सिर्फ आपके नाज़रीन के साथ सराहत से रखना चाहता हूँ कि किसी भी तरह जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसको उसकी मखसूस नशिस्तों से रोका नहीं जा रहा। अच्छा। लेकिन नाजरीन की अक्सरियत आगाह नहीं है कि जितनी ये मखसूस नशिस्तें हैं, इनके भी उसी तरह कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन में दाखिल होते हैं जिस तरह दूसरे जो इंतखाब लड़ने वाले हैं, और पार्टीज अपनी लिस्ट जो हैं वो जमा कराती हैं। जो मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारान हैं वो अपने कागज, बाकायदा पूरे कागज जमा हो, ये नहीं कि कोई एक आप एक सफे पे लिख के दे देते, पूरे कागज जिस तरह दूसरे उम्मीदवारों के हैं वो उनके जमा होते हैं, बयान हल्फी जमा होते हैं। उसके बाद फिर जब लिस्ट होती है, अब यहां एक ऐसा सूरत हाल सामने है जिसका कानून में किसी तरह भी कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है। उसको उसको नहीं सोचा गया कि अगर अचानक एक ऐसी जमात के साथ इतनी बड़ी तादाद मेंबरान की आ जाएगी जिसने अपनी लिस्ट ही जमा नहीं कराई, जिसके उम्मीदवारों के कागज ही इलेक्शन कमीशन में मौजूद नहीं है, तो उनको कैसे देना। तो ये एक्चुअली कानूनी जो कमी है या एक ऐसी अनप्रेसिडेंटेड सूरत हाल है, उसकी वजह से रुकावट आई है। तो इलेक्शन कमीशन कल हेयरिंग कर रहा है
अगर तो इलेक्शन कमीशन ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ले और वो जो कानून है उसकी नई इंटरप्रिटेशन करके या कानून में एक इजाफा कर दे, वो है। वरना मेरा क्यास ये है कि ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और ये कोई किसी के हकूक जो है उसको रोका नहीं जा रहा। यहां तो हमें तरीकेकार वजह करना है कि जहां कोई कागज भी नहीं है, कोई लिस्ट भी नहीं है, वहां आपने कैसे मखसूस नसीहतें किसी के हवाले करनी है। तो ये एक बड़ा अहम कानूनी नुक्ता है। उस पर जब तक या तो पार्लियामान नहीं आएगी तो वो कानून साजी करेगी, उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट की बात करनी पड़ेगी, या इलेक्शन कमीशन जो है अपने गैर मामूली इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए कल ये बात कर सकता है। लेकिन ये जो असल में आप जो नुक्ते पर आना चाह रहा हूं कि उनका इस सारे मामले का ना होना रुकावट नहीं बन सकता पाकिस्तान के मुंतखब ऐवानों की हलफ बर्दारी में और हुकूमत साजी में। तो लिहाजा ये जो मामला है, क्योंकि हाँ, मेरी गुजारिश ये है कि सदर साहब ने जो है उनकी जो भी तहफुजात हों, आर्टिकल 91(2) बड़ा वाजे है कि कौमी असम्बली ने पोलिंग के 21वें दिन मिलना है। तो लिहाजा सदर साहब बुलाएं या ना बुलाएं, 29 फरवरी को इंशाअल्लाह कौमी असम्बली का इजलास होगा और वो अपना हल्फ उठाएंगे। तो लिहाजा बजाय ये कि सारी कंट्रोवर्सी को खामखा की कंट्रोवर्सी है, वो सदर साहब ना भी बुलाएं तो 29 फरवरी को इजलास हो जाएगा 3 दिन बाद। तो लिहाजा बेहतर यही था कि वो ग्रेस कायम रखते, एक जो आईनी रवादारी है उसको कायम रखते हुए कौमी असेंबली का इजलास बुला लेते, वरना 72 घंटे बाद तो वो होने जा रहा है। खुर्रम साहब, बहुत से तजिया निगारों का ये कहना है कि ये इलेक्शन और इसके बाद जो बनने वाली सूबाई और कौमी सतह पे हुकूमत है मुस्लिम लीग नवाज़ की, ज़रा पता है सेंटर में तो आप की लेड गवर्नमेंट है और पंजाब में भी आप लोगों की इत्तेहादी गवर्नमेंट है, ये मेक और ब्रेक है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी रहनुमा हैं, आप समझते हैं कि कोई आपको भी पार्टी के अंदर सोच विचार करनी चाहिए कि क्या वजह बनी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 साल 8 माह की वफाकी गवर्नमेंट, 4.5 साल की सूबाई हुकूमत पंजाब में, उसके बाद 16 माह की आपकी 16 माह की फेडरल में थी, उसमें पंजाब में तो पहले असम्बलियाँ खान साहब ने तोड़वा दी थी, बानी चेयरमैन PTI ने। क्या वजह बनी कि आप यू लॉस्ट ग्राउंड, पोलिटिकल ग्राउंड इन पंजाब, स्पेशली इवन गुजरांवाला जहाँ से आपको भी शिकस्त का सामना करना पड़ा, इसमें भी कुछ सोच विचार की जाएगी, ये मेक और ब्रेक है? जी, हमें कुछ इलाकों में परेशानी का सामना करना पड़ा है, दचका हुआ है जरूर। लेकिन अगर आप ओवरऑल वोटिंग के नंबर्स देखें अनवार साहब, तो तहरीक इंसाफ को या उनके आजाद उम्मीदवारान जो थे उनको 8 लाख वोट कम पड़े हैं 2018 के मुकाबले में। मुस्लिम लीग ने उनको 5 लाख वोट ज्यादा दिए हैं पाकिस्तानियों ने। लिहाजा वो अपनी जगह पर मौजूद है। आजाद उम्मीदवारों के वोट जो है वो 30% के करीब बन रहे हैं। तो 70% अवाम ने किसी और को वोट दिया है, उनको वोट नहीं दिया, वो भी हमारे सामने है। लेकिन ये जरूर है कि पार्टी के अंदर मेरी ये तवक्को है कि हमारे कायदीन जब ये जो अभी हुकूमत साजी है इससे फारिग होकर इस पर जरूर गुफ्तगू करेंगे। जो चीज मेरे सामने है वो ये जरूर है, बड़ा क्लियर है कि ये पाकिस्तान में एक ऐसी नई नस्ल हमारे जो वोटर बनी है जिन्होंने आज तक कभी अखबार नहीं पढ़ा, जो टेलीविजन के मेरे और आपके टॉक शोज भी कम ही देखते हैं, और उनका दुनिया के बारे में जो उनके लिए खिड़की है जिसके जरिए वो दुनिया को देखते हैं, वो उनका मोबाइल फोन है, वो स्मार्टफोन है जिसके जरिए और सोशल मीडिया के जरिए वो दुनिया के बारे में अपने फैसले करते हैं। तो वहां मुस्लिम लीग नून की एक भरपूर मौजूदगी और उसके जरिए जो मुस्लिम लीग नून का तामीर का एजेंडा है, जो तरक्की का प्रोग्राम है, वो उन तक पहुंचाना है। क्योंकि ये इस पर भी बहस होगी पार्टी के अंदर भी, और होनी भी चाहिए आप जैसे प्रोग्रामों में, कि ये जो 30% वोट था ये किसके हक, क्या ये तामीर के हक में था, ये तामीर के खिलाफ था? ये कहता था कि जो है आप स्कूल और अस्पताल और सड़कें ना बनाएं और कोई और काम करें, या ये प्योरली महंगाई के खिलाफ वोट था और ये कह रहा है कि जी महंगाई को ठीक करेंगे तो वोट जो है दोबारा मुस्लिम लीग नून के पास वापस आ जाएगा। तो इस वोट को जो इंटरप्रेट करना है वो भी आप जैसे बालिग नजर लोगों का काम है, तज्जिया निगारों का काम है। हम भी आपकी मुआवनत करेंगे इसमें। चलें सर, थैंक यू वेरी मच। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सर्च के लिए अपने वक्त निकाल हमें ज्वाइन कर लिया। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में वसीम अब्बासी साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे को बताएंगे तो नदीम कुरैशी साहब, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर पंजाब असम्बली, और तैमूर तालपुर साहब हमें ज्वाइन कर रहे होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सिंध असम्बली के। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान से आज तक हमारी कहानी, हमारी तारीख,
इबारत है एक जहदे मुसलसल से। दुश्मन की मुसल्लत की गई जंगें, दहशत गर्दी का नासूर, एटमी कुव्वत बनने पर लगाई गई बंदिशें, कुदरती आफात और सियासी बदअमनी। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने इन सब मुश्किलात को शिकस्त दी है। तो हम फिर क्यों ना आगे बढ़ें एक होकर। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके, सीपेक जैसे मंसूबों के इम्कानात, हमारे नौजवान, कितनी वजह हैं हमारे पास पुर उम्मीद रहने की। आए मिलकर उम्मीद के दिए जलाएं, रोशन मुस्तकबिल के लिए। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन पाकिस्तान। भारत आमराना रियासत, नाम नेहाद जमहूरियत भारत तेजी के साथ आमरीत की तरफ बढ़ रही है। भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियां हिंदुत्व एजेंडे को फरोग देने, बीजेपी और मोदी के खिलाफ किसी भी इकदाम को रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल करती हैं। मोदी के दौरे हुकूमत में भारत में प्रेस की आज़ादी को शदीद खतरा लाहक है। मोदी हुकूमत में तमाम सियासी ऑपोजिशन जमातों को दीवार के साथ लगा दिया गया है। एमएलए हॉर्स ट्रेडिंग और ऑपोजिशन के खिलाफ कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों का गलत इस्तेमाल नाम नेहाद भारतीय जमहूरियत को दरपेश खतरात की निशानदेही करता है। मोदी हुकूमत ने भारत को आमरीत में तब्दील कर दिया है। बीटीवी ला रहा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल, जिसमें आप अपनी 3 से 10 मिनट ड्यूरेशन की डॉक्यूमेंट्री या शॉर्ट फिल्म भेज सकते हैं और पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि पाकिस्तान आपका ईमान है। इसकी बेपनाह खूबसूरती, इसका हर एक चप्पा जिसमें मुल्क से मोहब्बत की कई 100 कहानियां हैं, इसके आम चेहरों वाले खास लोग जिनमें से हर एक अपनी जगह हीरो है। तो जल्दी करें और अपनी डॉक्यूमेंट्री या शॉर्ट फिल्म greenbelief@ptv.com.pk पर वी ट्रांसफर करें या गूगल ड्राइव का लिंक भेजें। आपकी फिल्म्स हम तक 10 मार्च 2024 तक पहुंच जाएं। फिल्म छोटी सही, कहानी बड़ी होनी चाहिए। हमने ना तो कभी किसी का इस्तेसाल किया और ना ही कभी किसी को अपना इस्तेसाल करने की इजाजत दी। मुझे अपने मामलात को खुद ही सुलझाना है। तुमने रियासत का सौदा कितनी रकम के एवज में कहाँ किया, बताओ। यानी उसको खामोश करवा दिया गया है ताकि वो कुछ बता ना सके। मैं ये काम अपने तरीके से करूंगी। तुम उसे जाने की इजाजत कैसे दे सकते हो? अगर वो हवेली फरोख्त हो गई तो महमूद जलालुद्दीन को एक और मौका हाथ आ जाएगा। अब्दुल हमीद को शायद अंदाजा हो गया है, इसलिए वो फिर से मेरे पीछे पड़ गया है। अब्दुल हमीद का इस तरह से कत्ल हो जाना उसे जाबाज बना देगा। करासो का ताल्लुक भी मैसन से है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप किसके साथ हैं। ये अफसरदा रवानगी ताकतवर वापसी में तब्दील हो जाएगी। हम ये वाली दुकान लेंगे। कल हम ईद की नमाज पढ़ने के बाद वहाँ रवाना होंगे। बाबा! बेटे, एक दफ़ा फिर खुशामदेद। हमें ज्वाइन किया है नदीम कुरैशी साहब ने। आप मुंतखब हुए हैं पंजाब में मुल्तान से, दूसरी मरतबा आप मुंतखब हुए हैं। आपको एक तो मुबारकबाद भी पेश करते हैं। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, आज़ाद हैसियत में खड़े हुए थे। आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत अख्तियार की। आपका बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब।
प्रोग्राम सचते में शिरकत करने का, और हम तारुफ करा चुके थे वसीम अब्बासी साहब का। तैमूर तालपुर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। नदीम कुरैशी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अभी खुरम दस्तगीर साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे। सर, आज पंजाब असम्बली में वज़ीर आला का इंतखाब था। हमने देखा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में आप लोग मौजूद थे, आप लोगों ने हल्फ भी उठाया और एक तरह से पॉलिटिकल प्रोसेस का आप लोग हिस्सा बने। आज आप लोगों ने इस जमहूरी अमल से बाइकआउट किया है। आप समझते हैं अगर इसमें आप होते और राना आफ्ताब साहब जो आपके कैंडिडेट थे, तो उसमें फिर आपको मौका भी मिल जाता है? जब इलेक्शन के बाद जो है वो जो मुंतखब होते हैं लीडर ऑफ द हाउस, वो भी बात करते हैं और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी अपना नुक्ता नजर का इजहार करते हैं। नदीम कुरैशी साहब। शाह साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन आपने देखा कि डिप्टी स्पीकर और स्पीकर साहब के इंतखाब के वक्त भी हमने एक लीगल पॉइंट रेज किया कि 1872 में गालिबन पंजाब असम्बली कायम हुई थी। आज इसकी ऑलमोस्ट कोई 100 साल से ज्यादा की हिस्ट्री है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनकम्प्लीट हाउस में इंतखाबात हो, वोट टेकिंग सेरेमनी हो, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो। वहां हमारे जो साबिक स्पीकर थे सिब्तैन खान साहब, उन्होंने एक रोज पहले रूलिंग दी कि मैं इलेक्शन कमीशन को पाबंद करता हूं इस बात का पंजाब असम्बली की तरफ से, तमाम अराकीन की तरफ से, कि अगर दीगर जमातों की स्पेशल सीट्स पर नोटिफिकेशन हुआ है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का, जो खवातीन हैं, जो मिनॉरिटीज के लोग हैं, उनका ये राइट क्यों छीना जा रहा है? आप खुद मुझे जवाब दे दें। आप सारे मतलब यहाँ बड़े जिम्मेदार लोग बैठे हैं, आइन को, कानून को आप समझते हैं क्या पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन किसी शख्स का ये हक सल्ब कर सकता है कि वो अगर स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का या इवन ऐवान के कायल का इंतखाब लड़ना चाहे तो उसे क्यों रोका जाए? वो जो सीट्स पेंडिंग की इलेक्शन कमीशन ने, मेरे लिए बड़ा ऑनरेबल है पाकिस्तान का हर इदारा, और हमारी ख्वाहिश है अब एक नई सुबह का आगाज हो। बहुत सारे हमारे ये इंटरनल मसाइल ने हमें सियासी तौर पर और माशी तौर पर ऑलमोस्ट तबाही के दहाने पर खड़ा किया हुआ है, और आज भी बैने ही वैसा हुआ। जब जैसे ही इजलास शुरू हुआ, आपने देखा हमने राना आफ्ताब साहब के कागजात जमा करवाए हैं कायदे अवान के लिए। वो हमारे कैंडिडेट थे, सीनियर पॉलिटिशियन है बाकायदा। कल हम वहां गए और हमने जो रिक्वायरमेंट थी रूल्स और प्रोसीजर की पंजाब असम्बली की, वो पूरी की, और सुबह भी हमारी ऐवान में हाजिरी मुकम्मल थी। हमारे जो कायदे ऐवान थे जिनको हमने नामजद किया, राना आफ्ताब साहब ने भी और मैंने भी ये पॉइंट रेज करने की कोशिश की ऑनरेबल स्पीकर साहब के सामने कि हुजूर आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं, आप जैसे भी बने, अब वो चले माजी का हिस्सा है। हमने बादल खास्ता उस एक चीज को एक्सेप्ट किया फॉर द सेक ऑफ कंट्री, फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी, फॉर द सेक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पास बहुत सारी बातें थी करने के लिए जो मीडिया दिखा रहा है, इसके बावजूद हमने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में हिस्सा लिया। लेकिन आज स्पीकर साहब जो अभी कुछ अर्सा पहले, सिर्फ 1.5 साल पहले इस इख्तलाफ में थे और हर बात पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेना अपना फर्ज समझते थे, वो कानूनदान है, मुझे जाती हैसियत में भी उनका बड़ा एहतराम है, सीजन्ड पॉलिटिशियन है। लेकिन जैसे ही वो स्पीकर की कुर्सी में विराजमान होते हैं तो उनमें वही रौनक, वही तकब्बुर, वही इक़्तिदार का, इख्तियार का, ये तो और ताकत का नदीम साहब कतकला इमाजत, ये जो आपने बात बताई, जाहिर बात है आपका मौक़िफ़ है, आपने रखा, मैं दोबारा लौट के भी आऊंगा। लेकिन एक नुकता ये आपने छोड़े जा रहा हूँ, फिर मैं वसीम अब्बासी से राय लेकर आपको दोबारा आऊंगा कि इससे कल वैसे इलेक्शन कमीशन ओपन समात भी कर रहा है, जो आप लोगों की मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के हवाले से वो भी फैसला हो जाएगा। इससे पावर इक्वेशन में फ़र्क नहीं पड़ना था। अगर पार्टिसिपेट कर लेते तो आपने ये जितनी बातें अभी हमारे शो में कर रहे हैं, या आप लोग असम्बली के फ्लोर में कर सकते थे, क्योंकि जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में भी आप लोगों के 96 के करीब वोट थे, उनके 220-224 के करीब आए थे। बार के दोबारा मैं लौट के आता हूं, लेकिन आप लोग अपना मौक़िफ़ बयान कर सकते हैं। वसीम, क्या कहेंगे ये जो इस वक्त अब प्रोसेस हो रहा है, जैसे हमने अभी खुरम दस्तगीर साहब से बात की, नदीम कुरैशी साहब अपना नुक्ता नज़र रख रहे हैं, आप कौमी असम्बली में क्या देख रहे हैं? वहाँ पर भी समात हो रही है और 21 दिन में इजलास बुलाना है, और ये मखसूस नशिस्तों की बात जो नदीम कुरैशी साहब ने उठाई है, इसी में ख्याल में सदर पाकिस्तान भी दस्तखत नहीं कर रहे अभी तक समरी पे। बिल्कुल जी, सदर साहब का ये मौक़िफ़ है कि ऐवान मुकम्मल नहीं है, क्योंकि पीटीआई एज ए पार्टी तो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही थी, उसका सैंपल ले लिया गया था। तो सुन्नी तहरीक चूँकि अब वो आज़ाद अरकान जो है सुन्नी तहरीक में शामिल हो चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो सदर मुमलिकत से कुछ अरकान मिले भी थे इलेक्शन के फ़ौरन बाद, और उनसे शायद ये रिक्वेस्ट की गई थी कि आज आप कैरियर की आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं और बिल्कुल आखिरी दिन है, तो कम अज़ कम कुछ तो पीटीआई के लिए करके जाएँ। पीटीआई बतौर जमात वैसे सदर साहब से नाराज़ है, लेकिन इस बात पर शायद उन्होंने फिर कहा कि मैं कुछ दिनों में तो वापस पीटीआई में ही जाऊँगा, तो कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने किया। कल समात हो जाएगी और मेरे ख्याल में वैसे पीटीआई को सुन्नी तहरीक को मिल जाना चाहिए उनका हक, जो उनकी रिजर्व। अच्छा, इस पे मेरे एक नुकता ये है कि वो भी नदीम साहब भी जवाब देंगे,
उसमें भी मेरे ख्याल में एक लिस्ट देनी होती है आपको बर वक्त जी या बिल्कुल, ये टाइम तक। टेक्निकल पॉइंट्स है। जिस तरीके से उनका इंतखाबी निशान का टेक्निकल पॉइंट था, ये भी टेक्निकल पॉइंट है कि लिस्ट आपको इलेक्शन से पहले एक डेट दी जाती है स्पेसिफाइड, उस तक लिस्ट देनी होती है। सुन्नी तहरीक को शायद नहीं पता था कि बाद में पीटीआई का भी सारा बोझ उनके कंधों पे आएगा, तो उनको देनी पड़ेगी। इस वजह से ये कन्फ्यूजन हुई और वो नहीं दे पाए। लेकिन कुछ माहिरीन का ये ख्याल है कि गुंजाइश दी जा सकती है। अच्छा। अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो वो गुंजाइश दे सकती है। पावर इक्वेशन का मैंने कहा कि पावर अगर कोई इक्वेशन मिल कोई भी फर्क जाए, नहीं पड़ता, जैसे obviously। पंजाब में नदीम कुरैशी साहब की अगर जमात को मिल भी जाए तो जाहिर बात है वो 100 या 102 110 ऑब्वियसली पे अवाम के जाएंगे। हाउस में आपको 195 की चाहिए होती है मेजॉरिटी, उससे पहले 185 की, वो तो कंफर्टेबल मेजॉरिटी उनके पास पहले ही थी। सिर्फ ये है कि वो उनको है कि अगर अभी एहतजाज करके ना हिस्सा लिया तो बाद में शायद और मुश्किल हो जाए और उनके पास 2/3 मेजॉरिटी ना आ जाए जो रूलिंग पार्टी है। ठीक है नदीम साहब, यही आपसे सवाल जो मैं छोड़ गया था, पावर इक्वेशन में तब्दीली नहीं आती, और ये बात खुरम साहब भी कर रहे थे कि लिस्ट दी जाती है। आपने तो इलेक्शन लड़े भी हैं, आप इससे पहले भी मेंबर रहे हैं, उसके लिए कागजात जो हैं वो पहले जमा कराए जाते हैं। टेक्निकल ग्राउंड्स की मैं बात कर रहा हूं, तो पावर इक्वेशन में कोई बड़ी जौहरी तब्दीली नहीं आनी थी अगर आज आप लोग इस जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा बन जाते। कुरैशी साहब। हुजूर मैं गुजारिश ये करूं, ये सारी टेक्निक्स हमारे खिलाफ इस्तेमाल होनी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आपके मुखालफिन कहते हैं पहले उनके खिलाफ इस्तेमाल होती थी। कतन ऐसा नहीं हुआ, हमारे मुखालफिन के साथ कतन ऐसा नहीं हुआ। हमारे मुखालफिन को पूरे मौके मिले। यकीन करें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ है 99 में पीएमएलएन के साथ, इससे 5% भी नहीं हुआ था, और 17 नशिस्तें थी उनकी नेशनल असेंबली में। मैं गुजारिश करता हूं, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम पॉलिटिकल बात करेंगे। जी जी। मैं पाकिस्तान के हर इदारे को बड़ी अहमियत और इज्जत देता हूं। ये इदारे हैं तो ये मुल्क है। ये कंफ्यूजन दूर हो जानी है अल्टीमेटली। आप मेरे सवाल का जवाब दें। आपने फरमाया कि जी पावर स्ट्रक्चर में फर्क नहीं पड़ रहा था, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सर, क्या वो जो 27 या 28 अराकीन जिन्होंने अभी सूबे में और दीगर अराकीन जिन्होंने मरकज में असेंबली का पार्ट बनना है, क्या पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन उनको राइट नहीं देता कि वो बतौर अपने आप को कायदे ऐवान के लिए स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के लिए अपने आप को पुट करें? क्या उनका ये हक क्यों सर्व किया जा रहा है? उनका ये हक क्यों छीना जा रहा है? आप 13-14 माह 76 साल की तारीख में पहली बार ऐसी निगरान हुकूमतें जिनको कतन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वो ताकत हासिल नहीं थी, वो एक जुम्बिश कलम जो है ना वो। लेकिन सर वो आपने बात की, लेकिन अगर आप लोग कबल अज़ वक्त जहां आपकी हुकूमतें थी वहां असम्बलियां ना खत्म करते तो मेरे ख्याल में शायद आप जो है वो भी टेन्योर पूरा करते, जैसे पंजाब सिंध ने किया। अभी तैमूर तालपुर साहब की हम कोशिश करें हमारा राब्ता हो जाए, उन्होंने किया, बलूचिस्तान में किया। तो ये दैट वाज पॉलिटिकल डिसीजन ऑफ आपकी पार्टी का फैसला था। वसीम, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जाहिर बात है हमने देखा पंजाब में मरियम नवाज शरीफ साहबा, नदीम कुरैशी साहब उसी ऑगस्ट हाउस के रुकन है, उन्होंने कहा कि हेल्थ कार्ड सिस्टम की बहाली की बात की, दानिश स्कूलों की बात की। उन्होंने कहा कि रेड लाइन जो है वो होगी अगर जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन, और दीगर इकदाम के हवाले से, और मुतहरिक भी दिखाई दे रही हैं। जो मैं सवाल किया था खुरम साहब से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है पंजाब में पीएमएलएन के लिए कि अपनी जो पॉलिटिकल उनका एक हावीपन था उसको दोबारा बहाल किया जाए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मैं समझता हूँ, मैं ट्विटर पे भी ये कह रहा था कि जो आज उनकी तकरीर थी बड़ी तामीरी थी। बहुत अरसे बाद ऐसी तकरीर सुनने को मिली जिसमें यानी नफ़रत नहीं थी, दूसरों के लिए कोई ओए ओए नहीं था, कोई और चीज़ें नहीं थी, बजाय इसके एक जामे प्लान दिया उन्होंने। तकरीर की हद तक तो मैं उनको पूरे मार्क्स दूंगा कि बहुत अच्छी तकरीर थी, जिसमें उन्होंने नौजवानों को एड्रेस किया, खवातीन को एड्रेस किया, अपोजिशन के लिए ऑलिव ब्रांच भी रखी, अपोजिशन के लिए ऑलिव ब्रांच भी रखी, और बिल्कुल वही मैग्नानिमिटी जो चाहिए होती है एक सियासी, जो हुकूमत में सियासी जमात होती है उसको चाहिए होती है कि बड़ापन दिखाए, वो शो किया कम अज़ कम इस हद तक। अभी आने वाले वक्त में मजीद पता चलेगा, लेकिन उन्होंने ये दिखाया। फिर उसके बाद बच्चों के लिए जो कहा कि उन्होंने आईटी के लिए हम कोशिशें करेंगे, एआई को यूज़ करेंगे, लैपटॉप भी देंगे, और लैपटॉप चूंकि पुराना हो चुका है, हम यही कहते थे कम से कम स्मार्टफोन्स यानी आईपैड और इस तरह के टैबलेट, वाईफाई की सहूलियात सिटी में, ये सब। और फिर एग्रीकल्चर की भी उन्होंने बात की, जो खवातीन के हरासा करने को उन्होंने कहा मैं रेड लाइन समझती हूँ, और ये बहुत अच्छी बात है खवातीन के लिए, ये एक अच्छी बात है। और मुस्लिम लीग का डिस्कनेक्ट रहा है यूथ के साथ भी और खवातीन के साथ भी, मुस्लिम लीग नून का। मैं समझता हूँ इनकी जो लास्ट ग्राउंड है ना, जो खवातीन की हद तक और जो नौजवानों की हद तक, अगर ये इस पर 70% भी अमल कर जाती हैं जो आज उन्होंने अनाउंस किया, तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक इनको अपना वापस अपना ग्राउंड जो वापस मिल सकेगा। हम आएंगे दोबारा कि ये फिर जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है वो पॉलिटिक्स पार्लियामेंट में क्या होगी। आजिज धामरा साहब, सेनेटर आजिज धामरा साहब ने हमें ज्वाइन किया, तैमूर तालपुर साहब बावजूद उनसे रब्ता नहीं हो सका। कोशिश करें। धामरा साहब सीनियर रहनुमा है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन रह चुके हैं। धामरा साहब, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। हजूर तीसरी मरतबा माशाल्लाह मुराद अली शाह साहब मुंतखब हो गए सर सिंध असम्बली में, तो आपका ज़बरदस्त किस्म की गिरफ्त है और वोटों की ताकत से आप लोगों ने स्पीकर डिप्टी स्पीकर भी आपके आ गए। क्या कहेंगे, अब तो जो है आपका मुकाबला आपकी अपनी ही कारकर्दगी से है, क्योंकि ये गालिबन 4th टाइम होगा कि आप लोग जो हैं वो इक़्तिदार में आ रहे सिंध में। क्या कहेंगे आजिज साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल ठीक कहा आपके परफॉर्मेंस की बुनियाद पर एक सूबे में चौथी मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बना ली है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने जो हमारे किए हुए हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और दूसरी बात, आपने ये देखा था इलेक्शन कैंपेन में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बात कही कि वो यूथ को इंकरेज करेंगे और यूथ को आगे लाएंगे। स्पीकर सिंध असेंबली अवैस काबिल साहब की सूरत में एक बिल्कुल एक न्यू फेस दिया और यूथ दिया, और उसके साथ तारीख में पहली मरतबा एक माइनॉरिटी को डिप्टी स्पीकर दिया है। मुराद अली शाह साहब ने, क्योंकि प्रोजेक्ट ऑलरेडी शुरू किए हुए थे और परफॉर्मेंस उनकी टीम की वजह से एक अच्छी रिजल्ट मिल रही है हमें, तो इंशाल्लाह इस बार भी हम बेहतर परफॉर्मेंस की तरफ जाएंगे और अपने जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमने शुरू किए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। अच्छा आजिज धामरा साहब, चूंकि आप स्टैंड ऑफ पाकिस्तान के रुकन रहे, नदीम कुरैशी साहब मखसूस रिश्तों के हवाले से मामला है और उन्होंने कहा इस वजह से इन्होंने पंजाब असम्बली में जो है वो बादल नाख्वास्ता स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा लिया, लेकिन लीडर ऑफ द हाउस आज जो पंजाब में वजीर आला का इंतखाब ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। आपकी क्या राय है? मैं तो ये कहा पावर इक्वेशंस में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनका कहना और मानना था कि हाउस जब तक कंप्लीट ना हो मामला आगे नहीं बढ़ सकते। अब कौमी असम्बली का इजलास भी इंशाल्लाह रवां हफ्ते होगा, उस पर भी कल इलेक्शन कमीशन ओपन समात रखी। क्या आपका क्या मौक़िफ़ है और पीपल्स पार्टी के इस हवाले से? देखिए, मेरे ख्याल में कि सदर ममलकत को जो एक आईनी पोजीशन पे बैठे हैं उनको पार्टी नहीं बनना चाहिए था, मगर ये एक वतीरा रहा है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जिनकी पोस्ट के लिए तो एक आईनी पोस्ट है, मुझे बड़ा एहतराम है, मगर ये वही शख्स है जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से ओथ नहीं लिया और सेनेट के चेयरमैन ने मजबूरन फिर वो ओथ लिया था। उसके बाद आपको पता है कि ये असेंबली भी इसी सदर ममलकत ने खत्म की थी, लास्ट जो थी, मगर वो बहाल हो गई थी असेंबली। तो एक शख्स जो मुसलसल सदर ममलकत के बजाय किसी पार्टी का रुख ज्यादा लग रहा है, तो ये अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है पाकिस्तान के हवाले से और एक आईनी पोजीशन के हवाले से कि एक मखसूस निशस्त है जिसका आज नहीं तो कल फैसला हो जाएगा, मगर एक मुंतखब अराकीन जो ऐवान है, पार्लियामेंट है, उनके आगे रोड़े अटकाना और उनको ब्लॉक कर देना। 21 रोज के अंदर ये इजलास होना है, मगर वो नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल में कि ये पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है और मुसलसल एक ही शख्स बार बार इस तरह की कोशिशें करके वो अपने एटीट्यूड से साबित कर रहा है कि वो जो है वो किसी पार्टी के रुकन ज्यादा लग रहे हैं और पार्लियामेंट और खासतौर पर उनके जवाबदार नहीं हो रहे हैं। सदर ममलकत एक बड़ी आईनी पोजीशन होती है और अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिनों के बाद, हफ्तों के बाद यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत आ रही है जिन्होंने 73 का आइन बहाल करके अपना नाम तारीख में लिखवा दिया था। तो आरिफ अलवी साहब के लिए भी बेहतर है कि वो अपना नाम तारीख में लिखवाते, मगर उन्होंने किसी दूसरे हवाले से वो नाम लिखवाने की कोशिश की है। तो ये डिपेंड करता है हर किसी की अपनी एजेंडा पे, मगर मेरे ख्याल में कि ये इजलास होना है 29 तारीख को चंद सीटों, वो भी मखसूस निशस्तों की वजह से। पूरे आइन को आप नहीं रोक सकते कार्रवाई से। आप हम मेरे साथ रहेगा। नदीम कुरैशी साहब, अब मैं जानना चाहूंगा लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी? जाहिर बात है अब आज का जो इजलास के बाद जो है वो गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी होगी। अब दोबारा जब इजलास होगा तो आप लोग असम्बली के फ्लोर पे भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे और जो इकदामात उठाए हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एज CM, जिस पे हेल्थ कार्ड की बहाली की उन्होंने बात की और जो वसीम अब्बासी ने भी तस्करा किया, उसको भी क्रिटिकली आप लोग एनालाइज कर रहे होंगे, क्योंकि जाहिर बात है आप लोगों की भी काफ़ी स्ट्रेंथ है पंजाब असम्बली में भी और कौमी असम्बली में भी। क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा? फ्लोर ऑफ द हाउस पे अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे या सड़क को भी गर्म रखेंगे? देखिए, हम इंशाल्लाह हर सूरत फ्लोर ऑफ द हाउस पे अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे और सही मानों में सिविल सुप्रीमेसी के लिए, पार्लियामान की मजबूती के लिए जद्दोजहद करेंगे। पंजाब 12-13 करोड़ लोगों का सूबा है। पंजाब के में ऑलमोस्ट 40 साल से यही ग्रुप, यही लोग, यही खानदान इक़्तिदार में है। चंद सालों को निकाल दें जनरल मुशर्रफ के, उसमें भी इन्हीं की पार्टी के लोग मुस्लिम लीग काफ की सूरत में इक़्तिदार में थे। तो पंजाब के लोग इनसे बखूबी वाकिफ हैं। बुज़दार साहब का आपने मेरे ख्याल में बुज़दार साहब को भी ऐड करें ना, नफी करें या ऐड करें। बुज़दार साहब के तो 3.5 साल में हुजूर, 1.5 साल कोरोना था
और 7-8 माह हमजा शहबाज से बाकी जो दौर बचा है वो आपके सामने है। और बुज़दार साहब ने खुद कोई पॉलिसी नहीं बनाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस वक्त भी पंजाब में जो खिदमात सर अंजाम दी, आप लंगर खाने, पनाह गाहें, आप कोरोना में पंजाब गवर्नमेंट की और फेडरल गवर्नमेंट की उस वक्त की पॉलिसी अगर देखें, आप हेल्थ कार्ड की सूरत में आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारनामा देखें, आप इंटरनेशनली पाकिस्तान का एक्सपोजर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इमरान खान साहब की हमारी पार्टी का मौक़िफ़ देखें तो हर चीज बड़ी वाज़ेह है कौम के सामने। और दूसरा शाह जी, कौम ने 8 फरवरी को फैसला दे दिया, किसने क्या किया था वो निचोड़ अगर हम नहीं देखेंगे और मौर्रिख 8 फरवरी को नताइज को सही तरह से मुरतब नहीं करेगा, हम पाकिस्तान को कभी आगे लेकर नहीं जा सकेंगे। पाकिस्तान हमारी डार्लिंग है, पाकिस्तान हमारी इज्जत है, पाकिस्तान हमारा फख्र है। मरियम साहबा बतौर खातून मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, वो एक अच्छी बेटी हो सकती हैं, अच्छी बहन हो सकती हैं, लेकिन क्या उनका ये जो उन्होंने गुफ्तगू की है, क्या अमली तौर पर उन्होंने इसका मुजाहरा ये किया? नदीम साहब, ये आपका नुक्ता बड़ा अहम है कि जो उन्होंने गुफ्तगू की है, शी हैज टू वॉक द टॉक। लेकिन ये मैं आजिज धामरा साहब, सर आपने सुना नदीम कुरैशी साहब कह रहे हैं ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। धामरा साहब में कि एक तो पीटीआई का ये इल्जाम है कि जी ये इलेक्शन जो है वो बिल्कुल धांधली ज़दा है, मगर दूसरी जानब मैंने पहले भी किसी टॉक शो में पूछा है कि केपीके के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं वो जो आप हुकूमत बनाने जा रहे हैं वो भी धांधली ज़दा इलेक्शन है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब को ये एतराज है कि मेरा मैंडेट चोरी किया गया है और उनका स्टेट जो है वो केपीके रहा है, वो वहां से इलेक्शन हारे भी हैं। तो ये इशू है कि एक सूबे में एक पार्टी हुकूमत बना रही है तो वो हिलाल, अगले सूबे में अगर कोई दूसरी पार्टी बना रही है हुकूमत तो वो हराम। इसलिए पीटीआई को अपना मौक़िफ़ ये क्लियर कर देना पड़ेगा कि केपीके के अंदर भी इलेक्शन इसी तरह हुए हैं जिस तरह वो बाकी सूबों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। पंजाब में आपकी अच्छी खासी सीटें हैं, अच्छा आपके लोग इंडिपेंडेंट आए और इंडिपेंडेंट अरकान को ये ऑप्शन होता है कि वो कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करें, जैसा कि खुद पीटीआई ने ये डिसीजन लिया कि उनके आजाद अरकान जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए, तो बाकी कुछ अरकान भी इनके टूटे हैं। ये पॉलिटिक्स होती है, ये पार्लियामानी सियासत का हिस्सा होती है, प्रैक्टिस है, माजी में भी होती रही है, कोई नई चीज नहीं हुई है। बाकी अगर किसी को मुझ समेत किसी भी उम्मीदवार को इतराज है तो वो पाकिस्तान के इदारों के पास जाए, ट्रिब्यूनल्स कायम हो चुके हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, मगर ये नहीं हो सकता कि आप कौमी असेंबली का इजलास ना होने दें, ये नहीं हो सकता। बड़ा अहम नुकता उठाया वसीम अवैस, आप क्या कहेंगे कि ज़ाहिर बात है बड़ा अहम नुकता है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का एक फोरम मौजूद है और मेरे इतला के मुताबिक जो इंतखाबी उज़्ज़दारियाँ जमा हुई हैं वो गालिबन उतनी नहीं है उस तनासिब से जितनी पीटीआई का क्लेम है कि जी हमें 180 सीटें थी, हमें 80 सीटों पे मुबैना तौर पे धांधली हुई, मेरे ख्याल में 30-35 के करीब हुई हैं और 55 सीटों पे कुछ जमा नहीं करा, सिर्फ 35 सीटों पे किया गया और ये एक लीगल कोर्स ऑफ एक्शन है। देखें इनके दौर में भी जो पिछला 2018 में उसमें भी इल्ज़ामात लगे थे, आरटीएस बैठ गया, बाकी चीज़ों के बड़े सीरियस एलिगेशंस थे धांधली के, रात को कुछ लोग जीते हुए थे, सुबह हार गए थे। तो उस वक्त भी यही हुआ कि फिर ट्रिब्यूनल में गए और अपोजिशन जो उस वक्त की अपोजिशन थी वो पार्लियामेंट का पार्ट बनी और इवेंचुअली वो अपोजिशन इतनी स्ट्रांग हुई कि उसने मोशन ऑफ नो ट्रस्ट लेके आई और पार्लियामानी सिस्टम के ज़रिए ही गवर्नमेंट को हटा दिया। तो यही रास्ता इनके पास भी मौजूद है। अगर ये पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हैं और एक पार्लियामानी निज़ाम का हिस्सा बन के अपने इदारों पर ट्रस्ट करके अगर ये ट्रिब्यूनल्स में जाते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट्स का फोरम है, फिर सुप्रीम कोर्ट का फोरम है, उस फोरम में जाके उसको एग्जॉस्ट कर लें सारे फोरम्स को और उम्मीद की जा रही है कि इनको इंसाफ किसी फोरम पे मिल जाएगा जो सही होंगी। अब ये खुद हैरत की बात है कि अगर इतनी सीट्स का क्लेम है तो फिर उज़्ज़दारियां क्यों इतनी कम जमा करवाई हैं, 35 पे क्यों जमा कर, बाकी का क्या एविडेंस नहीं है या क्या और सवालात पैदा होते हैं। तो मेरे ख्याल में पार्लियामेंट को चलने देना चाहिए। मेरे ख्याल है ये एक अच्छा इकदाम इनके पार्ट पे है भी कि अभी पंजाब असेंबली को तो इन्होंने शामिल हुए हैं, बाइकआउट किया। सिंध भी मेरे ख्याल में सिंध असेंबली में भी आज शामिल हो गए थे और उसके अलावा बाइकआउट भी बहुत बड़ा एहसान था नून लीग पे इनका बाइकआउट के, बहुत आराम से उन्होंने तकरीर सुनी। मेरा ख्याल है राना साहब ने कोई बहुत अच्छा वो किया कि उन्होंने इतनी अच्छी तकरीर होने दी और बिल्कुल समात आराम से लोगों ने कर ली और ये आराम से चले गए। एक किस्म का तावन ही था। तो अगर ये इसी तरह का तावन कौमी असेंबली में भी करेंगे तो स्मूथ सीलिंग मिल जाएगी। लेकिन शेर अफजल मरवा साहब तो कहते हैं कि जी बड़ा टफ टाइम देंगे हर मौके हर लम्हे पर। मरवा साहब पता नहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अब देखें मरवा साहब को तो माफिया मंगवाई जा रही हैं, जाके बोसे देने पड़ रहे हैं उनको, अपने बैरिस्टर गौहर को जिनको पहले कह चुके हैं कि नाअहल हैं, कारकर्दगी अच्छी नहीं है। तो अब पता नहीं क्या होता है। वो बड़े फायर ब्रांड किस्म के लीडर हैं, लेकिन उनकी चलेगी या फिर देखें आप उमर अयूब साहब हैं। उमर अयूब साहब तो बड़े रीजनेबल सीजन पॉलिटिशियन हैं, हर पार्टी में जा चुके हैं, वो ख्याल करेंगे। मेरा ख्याल है उनके दौर में माहौल अच्छा रहेगा। मैं आपके पास कुरैशी साहब आप मुस्कुरा रहे हैं ज़ेर लब, अब आई डोंट नो कि ये शेर अफजल मरवा साहब की तारीफ पे मुस्कुरा रहे हैं या क्या वो है, वो आपके पास मैं जरूर आऊंगा।
मैं सेनेटर आजिज धामरा साहब, सर ये नदीम कुरैशी साहब या इनकी जमात के जितने कायदीन हैं वो कहते हैं 18 से 25 साल का जो वोटर है ना, वो पाकिस्तान के हर इलेक्शन में बड़ा मैटर करता है और वो बड़ा डिजिटल किस्म का वोटर होता है। तो पीपल्स पार्टी और PMLN जो है रिवायती तौर पे सियासत करती हैं क्योंकि बड़ी जड़ें आपकी मजबूत हैं, आप लोग वोटर्स को मोबिलाइज भी कर लेते हैं। इस एस्पेक्ट की तरफ आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारे 18 से 25 साल के वोटर हर इलेक्शन में वो बड़ी तादाद में वोट डालेंगे, उनको कैसे राग़िब किया जाए? धामरा साहब से हमारा राब्ता मेरे ख्याल में दोबारा हम कोशिश करते हैं उनसे हो जाए। नदीम कुरैशी साहब, सर इस हवाले से जरूर बताइएगा, जो इंतखाबी उज़्ज़दारी है सर, ये क्या गुत्थियां सुलझाएगा कि आप लोगों का क्लेम 80 सीटों का है लेकिन 35 पे जमा कराई गई हैं? इट्स अ वेरी सीरियस इशू कि वो बाकी जो सीट्स आपके मुताबिक उन पे मुबैना धांधली हुई है, उन पे क्यों नहीं जमा कराई गई? वो कहां हैं उनके कैंडिडेट्स? अच्छा, पहले तो अपनी मुस्कुराहट की वजह बता दूं, आपके सवाल का जवाब बाद में देता हूं। सर मैं मुस्कुरा रहा था अब्बास साहब जब फरमा रहे थे ना, तो मुझे बिलावल जरदारी साहब की जनवरी और 20 दिसंबर से लेकर 6 फरवरी तक की तकारीर याद आ रही थी, जिसमें वो कौम के नौजवान को मुखातिब करके और उसे फ्यूचर का शाहीन करार दे रहे थे और फरमा रहे थे कि जी अब बुजुर्गों को पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, अब नौजवानों का जमाना है। साथ आपने भी क्वेश्चन रेज कर दिया धामरा साहब से, उन्होंने नहीं सुना कि डिजिटल नौजवान दौर का नौजवान है, उसको कैसे एंगेज करेंगे। तो डिजिटल दौर का नौजवान जब ये देखेगा कि ये अमली तौर पे कुछ और करते हैं, जुबानी तौर पे ये कुछ और फरमाते हैं। आज बिलावल साहब अपने वालिद से भी बड़े एक बुजुर्ग के हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे हैं, बन गए हैं ऑलमोस्ट, और अपने वालिद मोहतरम को सदर पाकिस्तान बनवा लिया है। लेकिन नदीम साहब, खुर्शीद शाह साहब कल कह रहे थे, सर कतरा कलामी माजरत, वो कह रहे थे उन्होंने आप लोगों से राब्ता किया। आपने सुना होगा, खुर्शीद शाह साहब सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने कहा राब्ता किया। आप लोगों ने भी सर देखे इतने नंबर तो आपके पास नहीं थे, अगर पॉलिटिकली हुकूमत में आना था तो आपने किसी न किसी से तो एंगेज करना था। तो पीपल्स पार्टी के तो खुर्शीद शाह साहब ने कहा राब्ता किया आप लोगों से। ऐसा मैं गुजारिश कर दूं, हम इस एग्जिस्टिंग सिस्टम के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारी स्ट्रगल किसी फर्द, किसी शख्स या किसी इदारे या किसी सियासी जमात के खिलाफ फजल रहमान साहब, मौलाना साहब के पास तो आप लोगों का वफ्द गया था। सर मैं पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूं, जहां तक मैंने समझा है, अगर करोड़ों नौजवानों ने तहरीक इंसाफ को इन नामसाइद हालात में भी वोट दिया है, खवातीन ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने, मोबाइल सिस्टम ऑफ था, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ थी, हमारे निशान छीन लिए गए, हमारे कैंडिडेट्स नहीं थे, इन हालात में भी इतनी बड़ी तादाद में वोट पड़ना। मैं फिर एग्जांपल दूंगा, 99 में जब ये थोड़ी सी सख्ती नून लीग पर आई थी तो 17 सीट्स मिली थी उनको नेशनल असेंबली में, और पंजाब में उनका नाम भी नहीं सर था। आप ये 1999 में 2002 की बात कर रहे हैं गालिबन, आप 2002 की। लेकिन 2018 में भी तो सख्ती थी, उस वक्त का क्यों नहीं एनर्जी क्यों नहीं ड्रॉ करते 2018 के साथ? अच्छा, दूसरी मैं गुजारिश आपको कर दूं, हमने हर सूरत पार्लियामान का हिस्सा बनकर कोशिश ये करनी है हम इस सारे सिस्टम को आगे लेकर चले। हम जो पाकिस्तान के हालात को हम समझते हैं कि हर जमात में मुख्तलिफ लोग होते हैं, मुख्तलिफ राय होती है, मुख्तलिफ थिंक टैंक्स होते हैं। ठीक मैं बात अपने आप थिंक टैंक का हिस्सा समझता हूँ जो इस बात पर कायल है कि हमें हर सूरत टेबल पर बैठकर चीजों को आगे बढ़ाना है। ये बड़ी अच्छी बात है। जहां तक इन्होंने बात की कि जी उमर अयूब साहब ने बहुत सारी पार्टियां बदली, तो भाई यहाँ तो कोई रिवाज ये नहीं है। जो लोग हमारी जमात से जीत कर आए हैं उनको जिस तरह से PMLN और पीपल्स पार्टी ने अपने साथ जोड़ा है, और जो कुछ कराची में हुआ है उसका हिसाब कौन देगा? मतलब MQM के जिस कैंडिडेट को 15,000 वोट मिले थे 8 फरवरी को, उसको 9 फरवरी को 1.5 लाख वोट मिल गया। सर लेकिन मैंने यही कहा ना, वो 80 में से 35 सीटों पे उज़्ज़दारियां जमा कराई है ना सर। अच्छा, इसका जरूर जवाब दें जी। मैं देखे ट्रिब्यूनल्स अब बने हैं, हमारे 80 से ज्यादा कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके अपने फॉर्म 45 डिस्प्ले कर चुके हैं, इलेक्शन कमीशन में भी जा रहे हैं। चूंकि ट्रिब्यूनल्स अब बने हैं, आपको नेक्स्ट वीक नजर आ जाएगा। आप यकीन करें, मैं पंजाब असेंबली में कल मौजूद था, जो ट्रियर बेंचेस होते हैं वहां तो बड़ी खुशी होती है। मैं लोगों के चेहरे देखकर ना, मुझे वो हमारे सराइकी वसीम आज तो सर बड़े मुस्कुराते हुए चेहरे थे। मैं टुवर्ड्स द एंड वसीम अब्बासी साहब, हमारा आज धामरा साहब से राब्ता नहीं हो सका, इसलिए हम जवाब नहीं ले सके। सर उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का बताएगा कि चूंकि धात तो नहीं है टू एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल होने जा रही है। आप समझते हैं वफाकी काबीना का तो हिस्सा नहीं बन रहे? फिलहाल तो वैसे उसकी कोई इंडिकेशन नहीं है। जो हमारे ज़राए से बात होती है अभी तक, उन्होंने कहा कि पहले मरहले में शामिल नहीं होंगे कम अज़ कम। जो IMF के साथ मुज़ाकरात हैं शायद, और बाकी चीज़ें तो आईनी ओहदों पे की हद तक तो इत्तेफाक कर लिया, और उसमें जो
हिस्सा नून लीग मांग रही थी वो भी दे दिया, यानी स्पीकर कौमी असम्बली का और कुछ गवर्नर्स का भी। तो मेरे ख्याल में पहले मरहले में तो नून लीग का आ रहा है, स्पीकर यानी नून लीग को दे दिया। पहले वो स्पीकर का भी ओहदा क्लेम कर रही थी पीपल्स पार्टी और गवर्नर्स भी सारे चारों, तो वो कुछ हद तक उन्होंने कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी रखी है, लेकिन हुकूमत में शमूलियत के लिए अभी एग्री नहीं किया इन प्रिंसिपल। और बलूचिस्तान में कोई हुकूमत साजी के वाले से, बलूचिस्तान में जाहिर है वो उनकी गवर्नमेंट बनेगी, पीपल्स पार्टी की, और जॉइंट गवर्नमेंट होगी नून लीग। चलो वक्त खत्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया वसीम अब्बासी साहब, नदीम कुरैशी साहब, सर बहुत शुक्रिया, वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। और आजिज धामरा साहब ने हमें ज्वाइन किया, खुशी होती है अगर वो मुकम्मल, अगर हम इसका भी जवाब दे देते जो नुकात नदीम कुरैशी साहब ने उठाए थे। और खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। व्यूअर्स आज के लिए ये कुछ, अपने फीडबैक दीजिएगा सोशल मीडिया पे। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच थे कि प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।